आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। रूस यूक्रेन के बीच में चल रहा जो युद्ध है वो और ज्यादा विध्वंसक हो गया है। विध्वंसक इसलिए क्योंकि यूक्रेनी सेना रूस की सीमा में दाखिल हुई और उधर रूस ने पलटवार करते हुए बड़ी तबाही यूक्रेन में लाकर खड़ी कर दी है। खबर ये, अपडेट ये कि परेशानी अब यूक्रेन की और ज्यादा बढ़ने वाली है। डोनेट्स्क में रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला सामने आया है। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके पर यह हमला किया गया है। हमले से यूक्रेनी ठिकानों में आग लग गई है। जो जानकारी है उसमें तबाही के निशान भी देखे जा रहे हैं। बड़ी तबाही भी है, मुसीबत भी है। हमले से यूक्रेनी इलाकों में आग लग गई है। डोनेट्स्क में रूस का यूक्रेन पर हमला, यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके पर यह हमला किया गया है। जगह जगह ये जो धमाके हुए हैं, हमला हुआ है, उसमें थर्रा गया है यूक्रेन का ये हिस्सा। हालांकि सिर्फ ये अकेला हिस्सा नहीं, यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में रूस की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। इन हमलों में बड़े धमाके हो रहे हैं, बमबारी हो रही है और अब यूक्रेन में जो तबाही है वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। और ये जो हमले तेज हुए हैं ये तब से ज्यादा तेज हुए हैं जब से यूक्रेनी सैनिक रूस की सीमा में दाखिल हुए हैं। यूक्रेन में महाविध्वंस की जो अभी तक की तस्वीर है वो चिंता पैदा करने वाली है। और ये जो महाविध्वंस है ये रूस की तरफ से लगातार चल रहा है। यूक्रेन के 8 प्रांत ऐसे हैं जहां पर 11 न्यूक्लियर बॉम्बर्स की बमबारी सामने आई है, यानी कि तबाही बढ़ी है। अब ऐसे में 3 सितंबर का दिन जहां पोल्टावा मिलिट्री एकेडमी पर बमबारी की गई, 700 लोगों के हताहत होने का दावा इस हमले में किया जा रहा है। उससे पहले 2 सितंबर जब कीव पर 35 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया और ये हमले लगातार जारी हैं। ऐसे में पोल्टावा हुआ, कीव हुआ या बाकी इलाके हुए, यूक्रेन के 8 से 10 ऐसे एरिया हैं जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं या फिर ड्रोन हमले हो रहे हैं। और ऐसे में अगर 700 से ज्यादा लोगों के हताहत होने का दावा किया जा रहा है तो आप समझिए कि तबाही कितनी बड़ी है। यूं भी यूक्रेन लगातार तबाही झेल रहा है और इस तबाही के बीच में रूस ने कर दिए हैं हमले तेज। अब रूस के विजय रथ की जो रफ्तार है वो रफ्तार कैसे बढ़ी है, कैसे तेज हुई है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। जुलाई में रूस ने ऑपरेशन पोक्रोवस्क शुरू किया और इसमें पोक्रोवस्क शुरू करने का मतलब ये था यूक्रेन में जगह जगह तबाही के निशान छोड़ना। 6 अगस्त तक रूसी सेना ने 20 वर्ग किलोमीटर इलाका जीता। 6 अगस्त के बाद रूसी सेना की रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई। रोजाना 3 वर्ग किलोमीटर इलाका जीत रही है रूसी सेना और ये सिलसिला अभी भी जारी है। उसका ही पलटवार करते हुए यूक्रेनी सेना रूस के इलाके में घुसी थी। उसी तर्ज पर 2-2, 3-3 किलोमीटर आगे बढ़ना, कई गांवों और कई कस्बों पर कब्जा करना। लेकिन यहाँ भारी पड़ गया है यूक्रेन को, क्योंकि रूस ने इन दिनों हमले भी तेज कर दिए हैं और ये जो अलग अलग ऑपरेशन है जिसमें मिसाइल से, ड्रोन अटैक से यूक्रेन में भारी तबाही देखी जा रही है। अंदाजा आप लगाइए, इन हमलों में एक साथ सैकड़ों लोगों के हताहत होने की खबर सामने आ रही है। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल जे सोढी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरा सवाल मेजर जनरल पीके सहगल सर आपसे है। जो स्थिति अभी यूक्रेन के सामने है, यूक्रेन तो पहले ही तबाही झेल रहा था, पहले ही इतने हमलों को झेल रहा था। अब जब से यूक्रेनी सेना ने रूस में कदम रखा और रूस को उसी की भाषा में जवाब दिया, तब से तो और ज्यादा अग्रेसिव और ज्यादा आक्रामक रूस हो गया है। रूसी सेना बड़ी तबाही यूक्रेन में दिखा रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रूसी सेना बहुत बड़े भयानक हमले कर रही है यूक्रेन के अंदर। उसके बावजूद किसी भी हालत में यूक्रेनी सेना जो है, तो यूक्रेन जो है घुटने नहीं टेकेगा। जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी उस समय रशिया का जो डिफेंस बजट था वाज द 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड और यूक्रेन का डिफेंस बजट था 35th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बावजूद रशिया को हर प्रकार से कन्विक्शन था कि विद इन 7 डेज उनके घुटने टिक जाएंगे, वो सत्ता को में बदलाव ला सकेंगे और उनकी सेना जो है सरेंडर कर देगी। मैंने साफ तौर पे कहा था, आई वाज द ओनली वन एट द वर्ल्ड लेवल बाय सेइंग रशिया ने बहुत बड़ी गलती की है, ये लड़ाई जीत नहीं सकता और वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन को ये लड़ाई हारने नहीं देगी। मैं आज भी यही कह रहा हूँ, जितना मर्जी रशिया कर ले, जितना मर्जी पुतिन तबाही मचा ले, बिल्कुल उसी माफिक जैसे नेतन्याहू मचा रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू अपने मिलिट्री लक्ष्य को अचीव नहीं कर सके। इसी माफिक पुतिन भी अपने मिलिट्री लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएंगे। किसी भी हालत में वो यहाँ पे किसी भी हालत में उनकी फोर्सेस को सरेंडर नहीं कर सकेंगे, किसी भी हालत में बड़ी जीत नहीं हासिल कर सकेंगे। और बड़े पैमाने पर कुर्स्क के अंदर कम से कम 1200 से 1300 किलोमीटर एरिया जो है रशिया का यूक्रेन ने संभाल लिया है।
कम से कम 100 से ज़्यादा विलेजेस वगैरह उसके कब्जे में हैं और बड़े पैमाने पर वहाँ नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ यूक्रेन जो है 1 मिलियन ड्रोन्स हर साल प्रोड्यूस कर रहा है और अभी बड़े पैमाने पर वो भी रशिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि क्रीमिया में ब्रिजेस हैं, यहाँ पे कुर्स्क में 3 ब्रिजेस थी रिवर सैम के ऊपर, तीनों को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। उनके पेट्रोल डिपोज, उनके रिफाइनरीज, उनके ऑयल एंड गैस स्टेशन, उनके एयर बेसेस क्रीमिया में जो थे, उनका नेवल सेवास्टोपोल में बेस कंप्लीटली नष्ट कर दिया है, उनके एयर बेसेस नष्ट कर दिए, उनके 25 से ज़्यादा वॉरशिप्स बर्बाद कर दिए हैं, उनकी सबमरीन बर्बाद कर दिया है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि दोनों देश एक दूसरे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यहाँ तक कि अभी उनके ड्रोन्स हैं उनकी रेंज 2-2 हज़ार किलोमीटर हो गई है। वास्तव में वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, असिमेट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। रशिया जो है अपने S-400 और S-300 की जो एक मिसाइल है 1 करोड़ से ज़्यादा की है, उन करोड़ों रुपए की मिसाइल का इस्तेमाल करता है इनके ड्रोन्स को बर्बाद करने के लिए, जिनकी कीमत 1000 से 10,000 रुपए है। ऐसे में रशिया की इकोनॉमी भी काफ़ी बड़े पैमाने पर बर्बाद हो रही है। बीबीसी के और ब्रिटेन के डिफेंस इंटेलिजेंस के मुताबिक पिछले 2 महीनों में रशिया के 70,000 ट्रुप्स जो है सैनिक वो मारे जा चुके हैं और कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा घायल हो चुके हैं। उसके बावजूद रशिया बहुत बड़े पैमाने पर अपनी मैन पावर को उतारता जा रहा है। उसके मैन पावर बड़ी ज़बरदस्त है। यूक्रेन में मैन पावर की कमी है। अभी 40 से 50 साल के लोग भी यूक्रेनी सेना में भर्ती हो रहे हैं। लेकिन किसी भी हालत में मैं दोबारा कहता हूँ, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो यूक्रेन को हारने नहीं देगी। ये किस्म से बहुत बड़े पैमाने पे प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई है बिटवीन नेटो ऑन वन साइड एंड रशिया ऑन द अदर साइड। रशिया की मदद कर रहा है ईरान भी, जो उनको हर प्रकार के ड्रोन्स दे रहा है। नॉर्थ कोरिया जो उनको टैंक शेल्स और आर्टिलरी शेल्स दे रहा है। हाँ। और चाइना जो उनको हर प्रकार की टेक्नोलॉजिकल सहायता कर रहा है ताकि वो अपनी वॉर मशीन को और वॉर इंडस्ट्री को और कामयाब यानी बना आपको सके। लग रहा है कि रूस भले ही दिखने में ताकतवर या शक्तिशाली लग रहा हो, लेकिन वो ये युद्ध कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि लगातार नेटो देशों का, अमेरिका जैसे देशों का साथ यूक्रेन को मिल रहा है। और यही जो कदम है वो इजराइल की तरफ से भी उठा लिया गया, लेकिन वो भी अपना जो टारगेट है वो उसे अचीव नहीं कर पा रहा। कर्नल सोढी, अगर 2.5 साल से ज्यादा इस युद्ध को हो गए हैं, युद्ध अभी भी चल रहा है, पुतिन कदम पीछे नहीं खींच रहे, उधर जेलेंस्की लगातार जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि हर दिन के साथ एक नई तबाही होती है, एक नया विनाश होता है, तो फिर नतीजा होगा क्या? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत है, जब 2 हाथी लड़ते हैं तो सिर्फ घास को नुकसान होता है। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई रूस और यूक्रेन की नहीं है, ये लड़ाई है रूस और अमेरिका की, जिसमें यूक्रेन घास की तरह बर्बाद होता जा रहा है। मैं जनरल सहगल साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब आज इस युद्ध को 923वां दिन है इस युद्ध का। जब ये युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था तो रूस ने बहुत भारी गलती की, जिसका खामियाजा उसको आज तक भुगतना पड़ रहा है कि युद्ध इतना लंबा खिंच चुका है। अगर 2 साल पहले रूस ने अपने सैनिक लक्ष्य को सिर्फ डॉनबास इलाके तक सीमित किया होता तो निश्चित वो 7 से 10 दिन में ये युद्ध जीत जाता, क्योंकि युद्ध जीतने में सबसे बड़ी जो चीज अहम भूमिका निभाती है वो होती है विल ऑफ द पीपल, या लोगों की इच्छा। डॉनबास इलाके में जितनी यूक्रेनी नागरिक हैं उनका पूरा झुकाव रूस की तरफ है, लेकिन रूस ने भारी गलती की। उसे लगा कि मैं 7-10 दिन में कीव पे कब्जा कर लूंगा, वो मुश्किल ही नहीं, वो नामुमकिन है। अब जो यूक्रेन ने प्रहार किया 6 अगस्त को, जब उसने 1263 वर्ग किलोमीटर रूसी जमीन पे कब्जा किया और 93 छोटे शहर और गांव पे कब्जा कर लिया, ये रूस के लिए बहुत ही महंगा पड़ा। और ये रूस का जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी उस पे यूक्रेन ने जोर से तमाचा मारा। और उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार 6 अगस्त के बाद रूस यूक्रेन पे काफी बड़े आक्रमण करता जा रहा है। अभी कल ही उन्होंने लिविव, जो कि पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पे शहर है, वहां पे उन्होंने हमला किया, जिसकी वजह से पोलैंड को भी अपने लड़ाकू विमान को स्क्रैम्बल करना पड़ा। यानी कि अब रूस पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये 1263 वर्ग किलोमीटर जो कि यूक्रेन के कब्जे में, इसे खाली किया जाए। लेकिन जैसे जनरल सहगल साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये युद्ध अब इस नतीजे पे पहुंच चुका है, ना यूक्रेन सरेंडर करेगा ना रूस हार मानेगा। ये युद्ध 3 महीने और चलेगा। जब ये अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव खत्म हो जाएंगे तब अमेरिका बोलेगा यूक्रेन को कि अब सीज फायर करो, क्योंकि
अमेरिका भी जानता है, नाटो भी जानता है कि वो अनलिमिटेड समय के लिए यूक्रेन को पैसा नहीं दे सकते। जब से रूस ने क्रिमिया पे कब्जा किया 2014 में, तब से लेके अब तक अमेरिका यूक्रेन को 58 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दे चुका है। और पिछले 2 साल में जब से रूस ने बड़ी बात तो ये भी है कि अमेरिका में अभी आने वाले वक्त में इलेक्शंस भी होने हैं, राष्ट्रपति चुनाव, और उससे ठीक पहले लोग सड़कों पर आकर ये भी मांग कर रहे हैं, विरोध ये करने लगे हैं कि उनके हक का पैसा यूक्रेन को दे दिया जा रहा है, जिसमें कि वो युद्ध रुकना भी चाहिए और जो उनके हक का पैसा है वो उन तक पहुंचना चाहिए, उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक और खबर है इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है, रूसी जमीन से कब्जा नहीं छोड़ेगा यूक्रेन। ये बड़ी बात कह दी है। वो कह रहे हैं कि लंबे वक्त तक कुर्स्क में जमा रहेगा यूक्रेन, जंग खत्म करने का विक्ट्री प्लान है रूस में कब्जा। पुतिन को बातचीत को मजबूर करने के लिए ही कुर्स्क में इस बैठक की बात सामने आ रही है, घुसपैठ की बात सामने आ रही है। यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं एक ही तरीका है रूस को अकल सिखाने का या बातचीत के लिए तैयार करने का कि रूस के ही इलाकों में जाकर कब्जा किया जाए, और यही विक्ट्री प्लान है रूस को सबक सिखाने के लिए। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये साफ कर चुके हैं कि वहां से यूक्रेनी सैनिक ना तो पीछे हटेंगे और ना ही जो रूसी इलाकों में कब्जा किया है उस कब्जे को पीछे छोड़ेंगे। अब ऐसे में वहां पीछे जब यूक्रेन नहीं हटेगा, यानी कि कुर्स्क में जहां पर पहुंचकर यूक्रेनी सेना ने कब्जा किया है वहां से यूक्रेन नहीं हटने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कर दिया है बड़ा दावा। वो कह रहे हैं लंबे वक्त तक रूसी इलाकों में यूक्रेन जमा रहेगा, यानी कि उन्हें उन्हीं की भाषा में सबक सिखाया जाएगा। रूसी जमीन से कब्जा नहीं छोड़ेगा यूक्रेन, ये साफ कर दिया गया। लंबे वक्त तक कुर्स्क में जमा रहेगा यूक्रेन। जिन गांवों पर, कस्बों पर कब्जा किया है यूक्रेनी सैनिकों ने, वहां से यूक्रेनी सैनिक हटेंगे नहीं। कुर्स्क पर पुतिन को बातचीत के लिए मजबूर करने का ये पूरा प्लान है जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जरिए सामने रखा गया है, और कह रहे हैं यही है हमारा विक्ट्री प्लान। लेकिन इसमें कहीं से कहीं तक भी विक्ट्री होगी क्या, मेजर जनरल सहगल? देखो, फुल विक्ट्री तो दोनों में से कोई भी पक्ष जो है हासिल नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैंने कहा, रशिया जो है अपने मिलिट्री एम्स को अचीव नहीं कर पाएगा। इसी माफिक जहाँ तक ज़ेलेंस्की का ताल्लुक है, ज़ेलेंस्की भी अपने मिलिट्री एम्स को हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन उसकी बड़ी ज़बरदस्त कोशिश, उसका 3 फायदे हुए हैं। सबसे ज़्यादा यूक्रेन की सेना का मोरल और मोटिवेशन खूब बढ़ गया है, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि रशिया जो एक सुपर पावर कहलाता था, हमने उसको ऐसा सबक सिखाया है कि हमने उसकी बड़ी ज़मीन को कैप्चर कर दिया है। इंटरनेशनली उसकी बड़ी एम्बेरसमेंट हुई है। साथ ही साथ जो प्रेशर था डोनेट्स्क के ऊपर, कुछ हद तक वो प्रेशर कम हुआ है, क्योंकि उनको भी सैनिकों को बड़े पैमाने पर कुर्स्क को फ्री कराने के लिए भी भेजना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन 1943 जो सबसे बड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की रशिया के फ्रंट पे लड़ाई हुई थी, वो कुर्स्क, बैटल ऑफ कुर्स्क थी, जिसको रशिया ने साफ तौर पे जीता था। लेकिन आज उसको जीतना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है और काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो वहाँ पे सियाम रिवर है उसके ऊपर 3 बड़े ब्रिजेस थे, जिसके माध्यम से पूरा सैनिक आते थे, पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट आता था, पूरी सस्टेनेंस आती थी। वो तीनों के तीनों ब्रिजेस को उन्होंने बर्बाद कर दिया है और उस तमाम इलाके को डोमिनेट कर रहे हैं। फिर यूक्रेन के सैनिक तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जो सेकेंड लार्जेस्ट, एक तो लार्जेस्ट जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो ज़ेपोरोज़्हिए रीजन में है, जिसके ऊपर रशिया का कब्जा है। अभी यूक्रेन जो है तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और उनकी कोशिश है कि उसके न्यूक्लियर पावर स्टेशन को भी कब्जा कर लें। और अगर उसको वो बर्बाद हो जाता है, रशिया का बहुत बड़ा इलाका जो है हर प्रकार से बर्बाद हो जाएगा। इसी को निगाह में रखते हुए पिछले 7 दिन में रशिया ने 2 बारी वार्निंग दी है नेटो को और अमेरिका को। ये भी साफ कह रहे हैं कि हम अटलांटिक और पैसिफिक के माध्यम से दोनों तरफ से अमेरिका के ऊपर, मेनलैंड के ऊपर हमला कर सकते हैं। ये केवल और केवल वो साफ तौर पर जानते हैं कि अमेरिका के ऊपर हमले का मतलब जो है एक किस्म से बहुत बड़ा विश्व युद्ध, और उसमें रशिया भी हर प्रकार से खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका और रशिया के पास, दोनों के पास म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी है। एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को एब्जॉर्ब करने के बाद में भी अमेरिका के पास ताकत है टू डिस्ट्रॉय द एंटायर वर्ल्ड 100 टाइम्स ओवर, और उसी माप की क्षमता रशिया के पास भी है। इसलिए दोनों जानते हैं कि केवल और केवल ये एक किस्म को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी अपना न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करेगा। न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना होता तो बहुत पहले कर लिया होता उसने। पुतिन साफ तौर पे जानते हैं कि आज के माहौल में जो न्यूक्लियर वेपन है, इट इज अ वेपन ऑफ डेटरेंस, इट्स नॉट अ वेपन ऑफ।
लेकिन अगर बात ये भी है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं है, कुछ चीज़ें डराने धमकाने के लिए या प्रेशर डालने के लिए है, लेकिन इसमें भी तो कोई दो राय नहीं है कर्नल सोढी कि अगर यूक्रेन ने भारी और बड़ी तबाही झेली है और अभी तक भी झेल रहा है, तो अब तो रूस को भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साफ कर चुके हैं, यूक्रेनी सैनिक जहां जमे हैं वहां जमे रहेंगे, हटेंगे नहीं। ये एक तरीका है पुतिन पर प्रेशर डालने का। बिल्कुल रचना जी, आपने सही कहा कि देखिए, जो 6 अगस्त को यूक्रेन को भारी जीत मिली कुर्स्क इलाके में, इस जीत का भरपूर फायदा यूक्रेन उठा रहा है। जैसे जनरल सहगल साहब ने सही कहा, इस एक ऑफेंसिव के बाद यूक्रेनी सेना का जो मनोबल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब यूक्रेन को लग रहा है कि जब भी सीज फायर की बातें होंगी, उनके पलड़े में भी कुछ भारी ऐसा सामग्री होगी जिससे वो रूस की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। 6 अगस्त से पहले रूस ने यूक्रेन के 1,09,000 वर्ग किलोमीटर पे कब्जा किया था, जबकि यूक्रेन का रूसी जमीन पे बिल्कुल कब्जा नहीं था। तो अगर तब बातचीत होती तो पलड़ा पूरा रूस की तरफ भारी था। लेकिन 6 अगस्त के बाद जिस तरह से यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा घातक हमला किया है रूस पे, इससे अब जो पलड़ा है वो दोनों तरफ इक्वली आस्था आस्था होते जा रहा है। और इससे जो यूक्रेनी सेना और यूक्रेनी सेना के कमांडरों का मनोबल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब ये रूस के लिए अपनी इज्जत की बात होगी, अपने आप को बचाने की बात होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अगर वो इस युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए मान जाए। क्योंकि अगर रूस ने इस युद्ध को लंबा खींचा, वो वही गलती करेगा जो इजराइल कर रहा है हमास के युद्ध को लंबा खींच के। आजकल के जमाने में किसी देश के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो महीनों सालों तक युद्ध करे। अगर किसी भी देश ने युद्ध जीतना है, उसको 2 चीजें करनी बहुत जरूरी है। अपने सैनिक लक्ष्य को छोटा रखना है और अचीवेबल रखना है, और दूसरा युद्ध को कम समय में खत्म करना है, जो भारी गलती नेतन्याहू अब कर रहे हैं। गलतियों से सीखते हैं पुतिन या नहीं सीखते, ये वक्त बताएगा। लेकिन इन सब के बीच ही रूस यूक्रेन जंग को लेकर एक और बड़ा अपडेट है। पेंटागन से यूक्रेन को खुली छूट दे दी गई है। जानकारी ऐसी कि यूक्रेन को क्रीमिया में हमले की परमिशन दे दी गई है। क्रीमिया में अटैक के लिए प्रतिबंध नहीं है। क्रीमिया यूक्रेन का प्रांत है और अमेरिका सीधे कह रहा है कि यूक्रेन को यहाँ खुली छूट दी जाती है। यूक्रेन अगर इस युद्ध में टिका हुआ है, अब तक अड़ा हुआ है, तो उसके पीछे भी अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और अब अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन का ही प्रांत है क्रीमिया। अगर हमला करना चाहे, अगर किसी भी तरीके से यहाँ यूक्रेन आगे बढ़ना चाहे, क्रीमिया में अटैक के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट भी, यूक्रेन को रूस ने दी है बहुत बड़ी चेतावनी। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने वार्निंग यहां पर दी है। लॉन्ग रेंज अटैक होने पर विध्वंसक प्रहार होगा। लंबी दूरी के हथियारों से हमला हुआ तो पलटवार होगा। यानी रूस जो लगातार यूक्रेन में बड़ी तबाही दिखा रहा है, बड़ी तबाही अभी भी ला रहा है, वो कह रहा है अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो फिर ये विध्वंसक होगा युद्ध और इसका अंजाम भुगतना होगा। कर्नल सोढी, रूस जो काम खुद करता रहा और कर रहा है, उसी के लिए यूक्रेन को फटकार रहा है, चेतावनी दे रहा है कि अगर ऐसा किया तो फिर अंजाम भुगतना। उधर अमेरिका कह रहा है यूक्रेन को खुली छूट है। बिल्कुल, देखिए रचना जी, युद्ध में बयान प्रति बयान होते रहते हैं, क्योंकि हर देश का मकसद होता है जो युद्ध में है कि अपने ओपोनेंट का वो मनोबल कम करे। और रूस के पास तो कोई शक नहीं कि बहुत भारी भरकम हथियार हैं, उनमें से कई तो उसने इस्तेमाल किए नहीं अब तक, जैसे RS-28 सरमट मिसाइल है जो बहुत ही घातक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। अब रूस बार बार यूक्रेन को ये चेतावनी दे रहा है किसी तरह यूक्रेन की सेना का मनोबल टूट जाए और वो कुर्स्क इलाके को खाली कर दे, क्योंकि जब तक कुर्स्क इलाके पे यूक्रेन का कब्जा है, ये रूस के लिए एक बहुत बड़ी क्षति वाली बात है, एक बहुत बड़ी शर्म वाली बात है। तो इसलिए ये सारे बयान प्रति बयान हो रहे हैं, किसी तरह यूक्रेनी सेना का मनोबल तोड़ा जाए। अब जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं या हमलों का पलटवार हो रहा है, मेजर जनरल सहगल, रूस धमका भी रहा है, चेतावनी दे भी रहा है, पुतिन भी लगातार इस तरह की चेतावनी देते रहे हैं। ज़ेलेंस्की अगर अभी भी युद्ध में बने हुए हैं, अगर वो अभी भी इस जिद पर हैं कि जो रूस में यूक्रेनी सेना चली गई है वो वहीं पर कब्जा करे रखेगी, किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे, अमेरिका लगातार पुश कर रहा है, ये कहिए फुलाने का काम कर रहा है यूक्रेन को इस युद्ध में, तो होगा क्या? ये जो टकराव की स्थिति है वो तो लगातार बनी रहेगी। क्या ये समझे कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव तक ये स्थिति जस की तस रहने वाली है, उसके बाद हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाएं? चेंजेस होंगे या नहीं ये तो समय बताएगा, क्योंकि ट्रम्प कह रहे हैं साफ तौर पर अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो विदिन 48 to 72 आवर्स कह रहे हैं दोनों लड़ाइयाँ, हमास और इसराइल की लड़ाई
और यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को समाप्त कर देंगे, समाप्त करवा देंगे। कैसे समाप्त करवाएंगे वो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, छोटा सा छोटा देश बड़े से बड़े देश से नहीं हारा। वियतनाम ने पहले फ्रांस को हराया बैटल ऑफ दien bien phu पे, उसके बाद उसने अमेरिका को हराया। रशिया जब है बहुत बड़ा सुपर पावर था, अफगानिस्तान में आया, 11 साल के बाद में अफगानिस्तान में हार के निकला। अमेरिका जो है दूसरा सुपर पावर था। अमेरिका जब इराक में आया, वहाँ भी 10-11 साल के बाद में जिस माफिक उसको निकलना पड़ा, अपनी इज्जत को बचा के निकला। उसके बाद में 16 साल अमेरिका और नेटो अफगानिस्तान में रहे, किस माफिक वहाँ से भागे वो भी सारी दुनिया देख रही है। तो इसमें साफ तौर पर नजर आता है कि आज के माहौल में बड़ा सा बड़ा देश भी जो है छोटे से छोटे देश को नहीं हरा पा रहा, क्योंकि वास्तव में ये जितने भी युद्ध है प्रॉक्सी युद्ध हो जाते हैं, जिसमें बड़ी ताकतें जो है दूसरी साइड को हर प्रकार की मदद देते हैं, हर प्रकार का सपोर्ट देते हैं, हर प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। जहाँ तक क्रिमिया का ताल्लुक है, मेरे मुताबिक केवल और केवल वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो अमेरिका ने दिए हैं उनका इस्तेमाल करेगा, अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा, सैनिकों को नहीं भेजेगा। उसके बाद इतनी सैनिक ताकत नहीं है कि वो कुर्स्क में भी लड़ाई करे और डोनेस्क एरिया में भी लड़ाई करे। फिर बेलोग्रेड एरिया में एक और सरप्राइज हमला करने की कोशिश कर रहा है ताकि एक और फ्रंट खोला जाए रशिया के खिलाफ में। कुछ और हालात तो ऐसे भी पिछले दिनों हो गए थे सहगल सर कि जब रूस की सीमा में यूक्रेनी सैनिक घुसे तो रूस को अपनी सेना वापस सीमा से बुलानी पड़ी थी अपने ही मुल्क की रक्षा के लिए और जगह जगह सेना को तैनात करने के लिए। इन सब के बीच एक और अपडेट, अमेरिका को विध्वंसक हमलों की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। रूस ने नेटो को दी है विनाशक हमलों की धमकी। रूस के अंदर पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो अटैक होगा, अटलांटिक के दोनों तरफ करेंगे लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, यानी कि रूस यहां बौखला गया। एक तो यूक्रेन के पलटवार से भी नेटो देशों का जो समर्थन अभी तक मिल रहा है, जिससे कि युद्ध में अभी तक यूक्रेन बना हुआ है, अब सीधे सीधे अमेरिका को धमकी है, नेटो देशों को धमकी है। इस धमकी का मतलब क्या है कर्नल सोढी? देखिए